The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आपको एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा गिवन होगा। उसके बाद आपको उस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा को रीड कर मॉलिक्यूल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हो उसको निकालने की आप लोग कोशिश करते हो। इस कोर्स की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपके साथ ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस किया कि आखिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर अप करने वाले हैं। स्टार्ट मैंने किया था बिल्कुल बेसिक 3 कंडीशन से, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, सिलेक्शन रूल, पॉपुलेशन रेशो। और इन तीनों कंडीशंस का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस रेंज की रेडिएशन से कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं और उन ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इन सभी चीज़ के लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया और आप लोगों ने उस चार्ट को भी याद कर लिया। उसके बाद हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टार्ट किया था और रोटेशनल स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग अपने मॉलिक्यूल को क्लासीफाई कर सकते हो एज ए डिफरेंट रोटर। तो कैसे क्लासीफाई करते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो आज इस क्लास के हम लोग स्टार्ट करने वाले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर, टीफर के अंदर या फिर IIT जैम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of molecular spectroscopy. 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल बेसिक से आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर लास्ट क्लास के अंदर लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपने मॉलिक्यूल को एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रोटर के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो। 4 टाइप के आपके पास रोटर थे। स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल था, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, एसिमेट्रिक था और उसके बाद आपके पास लीनियर रोटर था। तो कैसे आप लोग क्लासीफाई करते हो ये आपको आता है। और उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से डिटरमाइन करते हो। तो एक एलिमेंट्री आइडिया आपको चाहिए था। एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको दे दिया, उतना ही आपके सिलेबस में है, उतने आइडिया से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो CSIR नेट के हो, गेट के हो, टीफर के हो या फिर IIT जैम के हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए था उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ज्यादा डिटेल के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मत पढ़ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आता है जिसके अंदर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिटेल एंड इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़े। सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है रोटेशनल एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक से क्वेश्चन आया है और ट्राइएटॉमिक का फॉर्मूला आपको याद करना है कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसके आगे आप लोग मत जाना। उसके आगे अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर पूछे भी गा तो आपसे सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा। और मैंने आपको फॉर्मूले और भी बताए हैं कि अगर आपके पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बिल्कुल भी डिटेल के अंदर मत पढ़ना। टॉपिक फिजिक्स का है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और जब भी आप किसी भी स्पेक्ट्रा को शुरू करने वाले हो आपको 3 कंडीशन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ाते हुए मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे तो 3 ऐसी कंडीशन है जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। नंबर 1 बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, नंबर 2 सिलेक्शन रूल एंड नंबर 3 पॉपुलेशन रेशो। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होगी रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मैंने यहाँ पर आखिर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा हेडिंग आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
पॉपुलेशन रेशो पढ़ने वाले हैं। इन बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चन आते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयरली आपसे नेट के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन थ्रू रिजिड रोटर मॉडल। आपको पता है कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए आप लोग रिजिड रोटर का यूज करते हो और श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से ही आप लोग अपने मॉडल्स को पढ़ते हो। तो उसके बाद आपका वहां पर जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल कर आता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, उस एक्सप्रेशन का हम लोग यहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे। ये एक्सप्रेशन कैसे निकला है, कैसे डिराइव हुआ है, श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या रोल है, रिजिड रोटर क्या होता है, अगर आपको इन सब चीजों को अच्छे से समझना है तो आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से फॉलो करिए, तभी आप लोगों को बाकी सभी यूनिट्स भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो एनर्जी एक्सप्रेशन आपको पता है कि आपके पास जो ईजे होता है वो क्या होता है, बीजे इंटू में J+1। जे यहाँ पर क्या आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपकी वैरी कर सकती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि जो आपका बी है ये आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू बराबर होती है h² तो यहाँ पर मैं बी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो आपका ई बन जाएगा h² इंटू में J+1। तो इस तरीके से आप लोग अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन को याद करने वाले हो। अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो पूरी रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और एक्सप्रेशन आपको याद है, ये मैं पूरी उम्मीद आपसे करता हूँ। लेकिन जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त वो है यूनिट कन्वर्जन। मैंने यूनिट कन्वर्जन के ऊपर स्पेशली एक क्लास लगाई है। जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वाले हैं गेट के अंदर या फिर नेट के अंदर, वहाँ पर यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने ही वाला है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं रोटेशन कांस्टेंट को लिखना चाहता हूं तो आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, h²/8π²i। लेकिन अगर मैं इसको बराबर करने वाला हूं h²/8π²i, इसका मतलब जो आपका b निकल कर आएगा वो आपका जूल में निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपको रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर अगर चाहिए तो आप लोग कैसे उसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जब भी आपके पास स्पेक्ट्रा आने वाला है, रोटेशन स्पेक्ट्रा जब भी आपके पास आएगा तो वहां पर एक्स एक्सिस के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर वेव नंबर की फॉर्म के अंदर आपको गिवन होगी। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर नहीं गिवन होगी, यहाँ पर आपको वेव नंबर की फॉर्म के अंदर ही आपको एक्स एक्सिस के ऊपर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी को जूल से सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना आपको आना ही चाहिए, तभी आप लोग अपने स्पेक्ट्रा को रीड कर सकते हो। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको HC से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग अपने इस एक्सप्रेशन को H से डिवाइड करोगे तो इस H से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ C। तो आपका B क्या हो जाएगा, h/8π²IC। अगर आप लोग B को इस फॉर्म में लिख रहे हो तो आपका b किस में निकल कर आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने b को लिख रहे हो h²/8π²i यानी कि इस फॉर्म में लिख रहे हो तो आपका b जो है वो जूल के अंदर निकल कर आएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूं, यूनिट्स का ध्यान रखना है। यूनिट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन नहीं होगा, आप लोग सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है कि क्या आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद आपको पता है कि रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जूल के अंदर भी आप लोगों ने याद कर लिया, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी आप लोगों ने याद कर लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर जो रिजिड रोटर मॉडल है, ये मॉडल के अंदर आपके पास क्या होता है। देखिए, आप कह रहे हो कि आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, आपको रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये बॉन्ड है, एक एटम आपके पास यहाँ पर है, एक एटम आपके पास यहाँ पर है। तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का जो नेचर होता है ये एक स्प्रिंग टाइप होता है। आप लोग कहाँ पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हो। आप लोग कहते हो कि जो बॉन्ड है किसी भी दो एटम के बीच में, उसका जो नेचर होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, मान लीजिए कि मैं इस एटम को फिक्स कर रहा हूं और मैं इस एटम को इस एक्सिस के अलोंग यानी कि इस एटम के अराउंड मैं इसको घुमा रहा हूं, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आपके पास रोटेट हो रहा है। अगर आप लोग किसी स्प्रिंग को एक कोने से पकड़कर ऐसे रोटेट करोगे, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई स्प्रिंग है और आप लोग इस एंड को फिक्स कर इस स्प्रिंग को आप लोग रोटेट करना चाहते हो, मान लीजिए आप लोग इसको इस फॉर्म के अंदर रोटेट करोगे। तो रिजिड रोटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, जिसके अराउंड आप लोग इसे रोटेट करा रहे हो, ये डिस्टेंस आपके पास क्या रहने वाला है, r ही रहने वाला है। अगर आपकी ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ पहुंची है, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, आपके पास डिस्टेंस r है। अगर ये आपके पास a से b पोजीशन के ऊपर पहुंच गई तो डिस्टेंस यहाँ पर भी क्या रहेगा, r ही रहेगा। अगर वो बी से रोटेट कर सी पोजीशन पे पहुंच रही है तो यहां पर भी आपका जो डिस्टेंस है क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है। अगर ये सी से डी के ऊपर आएगा तब भी आपका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है। और आपका अगर रोटेशन एनर्जी लेवल यानी कि रोटेशन क्वांटम नंबर अगर चेंज हुआ तब भी आपका आर यहां पर क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका 8 एटम फिक्स है, दूसरे एटम का आप लोग रोटेट करा रहे हो, तो मान लीजिए आप लोग का जो मॉलिक्यूल है वो इस स्पीड के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और मान लीजिए कि इस स्पीड के अंदर जो आपका
रोटेशन क्वांटम नंबर है वो जे की आपकी वैल्यू क्या है, जे इक्वल टू 1 है। जैसे ही आपका रोटेशन क्वांटम नंबर चेंज होगा, जे इक्वल टू 2 होगा, तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा तेज रोटेट करने लग जाएगा, और फिर जे इक्वल टू 3 होगा तो ये और तेज रोटेट करेगा, फिर जे इक्वल टू 4 होगा तो और तेज रोटेट करेगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है बीच का, जो डिस्टेंस है आर, ये आर आपका हमेशा फिक्स होगा। रिजिड रोटर मॉडल वही होता है जिसके अंदर आपका जो आर है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन अगर आप लोग स्प्रिंग के एक एंड को पकड़कर दूसरे एंड के ऊपर कुछ भी कोई पत्थर लगाकर या फिर कोई भी मटेरियल लगाकर आप उसे रोटेट करोगे, तो आप देखोगे कि जब आप स्प्रिंग को रोटेट कर रहे हो तो रोटेट होना वो कुछ इस तरीके से शुरू होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी लेंथ क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, और एक टाइम के बाद वो स्प्रिंग जो है वो टूट भी जाती है और आपके पास पूरा की पूरा रोटेशन मोशन इस तरीके से वेरी करता है। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ये जो आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू रियलिटी के अंदर क्या होती है, चेंज होती रहती है। यानी कि इस केस के अंदर आपके पास आर की वैल्यू क्या है, 1 है। मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर रोटेट कर रहा है, जब ये स्पीड से रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास जे की वैल्यू क्या है, जे इक्वल टू 1 है। जैसे ही आपका रोटेशन क्वांटम नंबर चेंज हुआ, रोटेशन की आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, और जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपका जो आर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए जे इक्वल टू 2 के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल है वो और तेज रोटेट करने लग गया। जैसे ही आपका मॉलिक्यूल और तेज रोटेट करेगा, जैसे आप लोग स्प्रिंग को और तेज घुमाओगे, मान लीजिए आपके पास ये स्प्रिंग है, इस एंड पे आपने कुछ बांधा हुआ है, आपने इसको घुमाना शुरू किया, तो जैसे इसकी स्पीड तेज होगी, जो चीज़ आपने यहाँ पर बांधी हुई है ये इससे दूर जाती रहेगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, तो ये आपके पास क्या हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। और बॉन्ड भी एक तरीके का क्या होता है, स्प्रिंग ही होता है। तो जैसे ही आपका रोटेशन क्वांटम नंबर चेंज होगा, आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ। फिर जैसे ही आप लोग इसको J इक्वल टू 3 करोगे तो इसकी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और एक टाइम के बाद आपकी ये स्प्रिंग टूट जाएगी। इसका मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। तो इस टाइप की मॉलिक्यूल आप क्या बोलते हो, नॉन रिजिड रोटर बोलते हो। तो आपको रिजिड रोटर भी पढ़ना है, आपको नॉन रिजिड रोटर भी पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिजिड रोटर को, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, नॉन रिजिड रोटर को पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि ये जो आपका डिस्टेंस दूर हो रहा है, मान लीजिए कि आप लोग स्प्रिंग को इस तरीके से यहाँ पर घुमा रहे हो, और ये जो आपका डिस्टेंस जो इसका बढ़ता हुआ जा रहा है सेंटर से, आप लोग कह रहे हो कि आपके पास जो मॉडल है वो क्या है, नॉन रिजिड रोटर है। तो इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। स्टार्टिंग में क्या था, R था, फिर क्या हो जाएगा R2, फिर क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये डिस्टेंस किस वजह से बढ़ रहा है, इसको पुश करने की ये जो पीछे डिस्टेंस, अब R जो है स्टार्टिंग में जो आपके पास R1 है, ये R1 से R2 कब होगा, जब आपका जो मॉलिक्यूल है, जो आपका सेकंड एटम है, वो थोड़ा सा दूर चला जाएगा। और ये दूर किस फोर्स की वजह से जा रहा है, इस फोर्स को आप लोग क्या बोलते हो, ये जो फोर्स आपके पास यहाँ पर लग रहा है, इस फोर्स को आप लोग क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हो। तो अगर आपके पास रिजिड रोटर मॉडल है जिसके अंदर आपका आर फिक्स है, यानी कि आपको जो दूसरा एटम है ये पहले एटम से दूर नहीं जा रहा, एक फिक्स आर के ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई भी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर ये एटम इस एटम से दूर जाएगा, जैसे ही आपने क्वांटम नंबर चेंज किया तो ये एटम भी क्या हो जाएगा, दूर जाता जाएगा, इसका मतलब यहां पर सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन है। अगर मैं बात करता हूं रिजिड रोटर मॉडल की, तो इस केस के अंदर आपका आर क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आपका आर फिक्स है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन क्या है, यहां पर एब्सेंट है। तो रिजिड रोटर मॉडल को पढ़ते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका आर जो है वो फिक्स होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन एब्सेंट रहेगा। जब आप लोग पढ़ोगे नॉन रिजिड रोटर को, उस केस के अंदर आपका सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन आएगा, आपका आर फिक्स नहीं रहेगा, और आपको अलग तरीके से स्पेक्ट्रा को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पढ़ेंगे रिजिड को, फिर नॉन रिजिड रोटर को। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहां पर करने वाले हैं कि आप लोग एनर्जी लेवल के बीच में क्या करोगे, ट्रांजिशन करने वाले हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, तो आप क्या करने वाले हो कि आपका मॉलिक्यूल पहले यहां पर है, उस पर क्या करोगे, आप लोग इसका ट्रांजिशन दिखाओगे। क्या पता आपका जो मॉलिक्यूल है J = 1 से कहां चला जाए, J = 2 पे चला जाए, या फिर वो J = 1 से कहां चला जाए, J = 3 पर चला जाए। अगर उसको इसके बराबर की एनर्जी मिलेगी, मान लीजिए उनको इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच की एनर्जी मिलेगी, तो ट्रांजिशन कहां पर हो जाएगा, J = 1 से J = 2 में ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन बाहर से एनर्जी आने वाली, अगर J = 1 और J = 3 की एनर्जी के बीच के है, तो आपका ट्रांजिशन कहां हो जाएगा, J = 1 से J = 3 तक हो जाएगा। लेकिन आपने हमेशा कहा है कि बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है।
अगर यहाँ पर सिलेक्शन रूल कह रहा है कि जो आपका डेल्टा जे है वो सिर्फ और सिर्फ +-1 रहना चाहिए, इसका मतलब j = 1 से j = 3 के बीच में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, चाहे आप इसके एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी डाल लो या फिर इससे ज़्यादा एनर्जी डाल लो, क्योंकि सिलेक्शन रूल आपको बता रहा है कि ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ डेल्टा j = +-1 में ही हो सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ j = 1 से j = 2 के अंदर ही क्या होगा, ट्रांजिशन होने वाला है। सिलेक्शन रूल कैसे निकला है उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप पता कर लो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या आपके पास डेल्टा j = +-1 है। अगर सिलेक्शन रूल डेल्टा j = +-1 है, इसका मतलब ट्रांजिशन भी कहां पर होने वाले हैं, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में ही होने वाले हैं। अगर आपके पास सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में ही ऐसे ट्रांजिशन होने वाले हैं तो उनके बीच की एनर्जी का आप लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और फॉर्मूला भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2b × j+1 EJ+1 EJ = आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि जो आपका EJ है वो आपके पास क्या है, BJ × j+1 है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर EJ की जगह EJ+1 करूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, B × j+1 इंटू में क्या हो जाएगा, j+1 + 1। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो EJ+1 को, EJ को, दोनों को मैंने यहाँ पर माइनस किया हुआ है, और जो फॉर्मूला पे पास जाकर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2b × j+1। इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज याद करना है। जब भी आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए E9 का E8, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये एनर्जी लेवल सक्सेसिव है। अगर ये एनर्जी लेवल सक्सेसिव नहीं है तो आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करने वाले हो। तो जब भी आपसे वो दो एनर्जी लेवल के बीच में गैप पूछ रहा है और वो दोनों एनर्जी लेवल सक्सेसिव है, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास 9 और 8 है, और अगर ये सक्सेसिव हैं तो इस केस में आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे 2b × j+1, और यहाँ पर j क्या है आपके पास, j आपके पास क्या है, लोअर नंबर वाला है, और यहाँ पर लोअर आपका क्वांटम नंबर क्या है, 8 है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या पुट करोगे, 2b × 8 + 1 इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास, 2b × 9 इंटू में क्या हो जाएगा पास, ये 18b हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं E1 - का E0 क्या होगा, तो आप लोग वहां पर बोल दोगे 2b × 0 + 1 = 2b। अगर मैं आपसे पूछता हूं E2 - का E1 क्या होगा, तो आप लोग बोल दोगे 2b × 1 + 1 = क्या हो जाएगा पास, 4b। अगर मैं आपसे बोल दूं कि E9 - का E8 क्या होगा, तो 2b × 8 + 1 = क्या, 18b। तो इस तरीके से आप लोग एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप निकाल सकते हो, अगर वो एनर्जी लेवल आपके पास कैसे हैं, सक्सेसिव है, यानी कि क्या है, कंटिन्यूटी के अंदर है। यहाँ पर पास क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 0 है, सक्सेसिव है। यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, सक्सेसिव है। यहाँ पर क्या है, 9 है, यहाँ पर क्या है, 8 है, सक्सेसिव है। अगर आप लोग इस वाले स्टेप को भी मिस करना चाहते हो, मान लीजिए कि आप लोग ये वाली कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट नहीं चाहते हो कि आपके पास E1 - का E0 क्या होगा, E9 - का E8 क्या होगा, तो आप लोग उसे कैसे लिखोगे, उसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप लोग डायरेक्टली इसको लिखना चाहते हो, तो आप उसे कैसे लिखोगे। यहां पर पास क्या है, E1 - का E0 है, तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े वाला क्वांटम नंबर कौन सा है। इस केस में बड़ा वाला नंबर क्या है आपके पास, 1 है। इस केस में बड़ा नंबर क्या है आपके पास, 2 है। इस केस में बड़ा नंबर आपके पास क्या है, 9 है। तो बड़े वाले एनर्जी लेवल के क्वांटम नंबर को आप लोग सीधा 2b से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एनर्जी गैप निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या आपके पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2b से क्या निकल कर आएगा, 2b निकल कर आएगा। यहाँ पर 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2b से क्या निकल कर आएगा आपके पास, 4b निकल कर आएगा। यहाँ पर आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2b से, तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, 18b निकल कर आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि E36 - का E37 क्या होगा, तो आपको देखना है कि इसमें बड़ा वाला क्वांटम नंबर कौन सा है। आपके पास यहाँ पर क्या है, 37 है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो 37 इंटू में 2b। ये आपका डायरेक्ट एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस निकल कर आ गया। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग बड़े वाले क्वांटम नंबर का यूज़ कर रहे हो तो इसको सीधा 2b से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप लोग छोटे वाले क्वांटम नंबर का यूज़ करोगे तो छोटे वाले के अंदर आपको एक ऐड करना है, फिर 2b से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर छोटे वाले के अंदर एक ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, सर आप याद रखो कि आपको बड़े वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2b से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं, बड़े वाले क्वांटम नंबर को 2b से मल्टीप्लाई करो, बीच का गैप आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है EJ+1 - का EJ के बीच में गैप क्या है, तो 2b इंटू में क्या है, j+1। यहां पर ये j+1 क्या है, बड़ी वाली एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्वांटम नंबर है, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2b से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो, अगर आपको सक्सेसिव एनर्जी लेवल
लेवल्स गिवन होंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि E8 माइनस का E5 क्या है, तो इस केस में आप लोग ये नहीं यूज़ करोगे कि इसमें बड़ा क्वांटम नंबर क्या है 8 है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे 8 को आप लोग 2b से मल्टीप्लाई करके क्या बोल दोगे, इसको 16b बोल दोगे। तो इस केस के अंदर ये पूरा की पूरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं ये आपके पास सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स नहीं है। यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 5 है, और 8 5 सक्सेसिव नंबर्स नहीं होते हैं। या तो आपके पास पूछे वो 8 E8 माइनस का E7, तब आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, या फिर पूछे E8 माइनस का E9, तब भी आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं ये कैसे हैं, आपके पास सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं। तो अब आपको पता चल गया कि E1 माइनस का E0 क्या होता है, 2b होता है। इसका मतलब J इक्वल टू 0 से अगर आपका ट्रांजिशन दिखा रहे हो J इक्वल टू 1 के बीच में, तो जिस एनर्जी के ऊपर आपका एब्जॉर्प्शन होगा वो एनर्जी आपकी क्या होगी, 2b के बराबर होगी। तो इस तरीके से अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं अपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का, अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा का, तो आपके पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, सिर्फ बिल्कुल जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इस तरीके का ग्राफ ही आएगा। इस ग्राफ के अंदर मैंने सारी पीक क्या दिखा रखी है, इक्वल दिखा रखी है। ऐसा नहीं होता है कि सारी पीक आपके पास इक्वल हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर आप लोग 0 से 1 के ट्रांजिशन दिखाओगे तो आपके पास एनर्जी कितनी होती है, 2b होती है। अगर आप लोग 1 से 2 में जाओगे तो बड़ा क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2b से करोगे, क्या निकल कर आ जाएगा, 4b निकल कर आ जाएगा। अगर आप लोग 3 से 2 में जाओगे तो बड़ा क्वांटम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई, 2b से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल कर आएगा आपके पास, 6b निकल कर आएगा। तो 3 से 2 की ट्रांजिशन की पीक आपके पास कहां पर आएगी, 6b पे आएगी। 1 से 2 की पीक आपके पास कहां पर आएगी, 4b पे आएगी। 0 से 1 वाली पीक आपके पास कहां पर आएगी, 2b के पास आएगी। सेम उसी तरीके से आप लोग इस ग्राफ को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। और इस ग्राफ की सबसे खास बात यह है कि जो आपके पास यहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, इनके बीच का जो गैप है ये आप लोग देख सकते हो कि आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। किसके बराबर है आपके पास, ये 2b के बराबर है। और इसी वजह से आप लोग अपने मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो, आपको कोई भी रोटेशन स्पेक्ट्रा दे रखा हो, कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा गिवन होगा, आपके पास यहाँ पर कुछ 3-4 लाइनें होंगी और आपको इनके बीच का जो गैप है वो गिवन होगा। मान लीजिए आपके पास 3.16 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपसे पूछ लेता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है XY और उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर क्या आपके पास एनर्जी है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, और इस तरीके से आपको क्या है, स्पेक्ट्रा गिवन है। आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और ये भी आपको गिवन है 3.16 सेंटीमीटर इनवर्स। और आपसे पूछ लेता है कि आपके जो XY है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा को पढ़ते वक्त आप लोग मॉलिक्यूल के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकाल सकते हो, यानी कि बॉन्ड लेंथ को आप लोग निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि इनकी लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, 2b के बराबर होता है। ये आपको कितना गिवन है, 3.16 गिवन है। उसके बाद आपको पता है कि जो b है वो क्या होता है आपके पास, b आपके पास होता है h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर i इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 3.16 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि 3.16 आपके पास किसके अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है। तो यहां पर भी आपको सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर i आपके पास किसके अंदर है, आपके पास ये आपके पास जूल के अंदर है। अब आपको जूल को सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आपको इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको HC से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, 1 अपॉन में HC लगा देता हूँ। तो इसके बाद आप इसे इक्वेट कर सकते हो। उसके बाद H क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 8 क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, I क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर होता है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास होता है। मॉलिक्यूल आपके पास क्या गिवन है, XY गिवन है, तो इसका रिड्यूस मास भी आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो म्यू भी आपको पता होगा, आर आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हो विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि इसी टाइप का स्पेक्ट्रा आएगा। लेकिन हाँ, स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो डिफरेंस है आपके पास क्या होता है, हमेशा 2b होता है। और इसी डिफरेंस की हेल्प से आप लोग क्या निकाल पाते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को इजीली निकाल पाते हो। तो स्पेक्ट्रा का जो मेन की पॉइंट है वो क्या है, स्पेक्ट्रल रोटेशन लाइन डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2b के बराबर होता है। और इसी का यूज करके आप लोग क्या निकालते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालते हो। तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर आपके पास लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाला क्वांटम नंबर कौन सा होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका J जो है, J इक्वल टू 0 वाला लेवल है, J इक्वल टू 0 वाला आपके पास क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है। आपको पता है कि E आपके पास क्या होती है, E आपके पास होती है क्या, BJ इंटू में
में J+1। अगर मैं यहाँ पर J की जगह 0 को पुट कर दूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर इसके बाद बन जाएगी आपके पास 0 वैल्यू, यानी कि J=0 के ऊपर आपका EJ क्या है, 0 है। अगर आपके मॉलिक्यूल का J=0 पे एनर्जी आपकी 0 निकल कर आ गई, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल जो है वो घूम ही नहीं रहा है, आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर ही नहीं रहा है। अगर आपका मॉलिक्यूल रोटेट करने रहा है तो क्या आपके पास फिक्स है, इसका मतलब J=0 के ऊपर मॉलिक्यूल के पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, मान लीजिए इसका बीच का जो रेडियस है वो क्या आपके पास r है, वो इस मोशन के अंदर आपके पास सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है और किसी टाइम के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो आपके पास इस पोजीशन के ऊपर है, और अगर आपको इस पोजीशन के ऊपर ए पोजीशन के ऊपर आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को निकालना है तो वो आप कैसे निकालते हो, वो आप निकालते हो जिस डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इसकी क्या पता चल जाए, वेलोसिटी पता चल जाए, इस पार्टिकल का मास पता चल जाए और इस पार्टिकल का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मुझे पता चल जाए, तो आप लोग बोल दोगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv में r हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालते हो, एंगुलर मोमेंटम को निकालते हो। लेकिन J=0 पे तो आपका E क्या है, 0 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल तो मूव ही नहीं कर रहा। अगर मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं J=1 की बात करूं, मान लीजिए मैं कहां चला गया, J=1 पर चला गया, तो J=1 में आपका E क्या हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। कैसे निकालते हो आप लोग, E क्या होता है आपके पास, bj इंटू में J+1, J की जगह 1 को पुट कर दो, क्या पुट करोगे आप लोग, B इंटू में 1 इंटू में 1+1, क्या निकल कर आ जाएगा, ये 2b निकल कर आ जाएगा। यानी कि J=1 क्वांटम नंबर के लिए आपके पास एनर्जी निकल कर आ गई कितनी, 2b निकल कर आ गई। यानी कि आपके मॉलिक्यूल के पास यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। अगर आपके मॉलिक्यूल के पास क्या है, एनर्जी होती है तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर वो रोटेट करेगा, मान लीजिए आप लोग इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना चाहते हो, एंगुलर मोमेंटम को निकालना चाहते हो। मैं इसको थोड़ा दोबारा से बना देता हूँ। मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है और आप लोग यहाँ डिस्टेंस गिवन है r, और आप लोग इस पॉइंट के ऊपर अपने पार्टिकल क्या निकालना चाहते हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो। तो आपको इस पॉइंट पे क्या पता चल जाए, वेलोसिटी बता दे, इसका मास बता दे और डिस्टेंस तो आपको पता है r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर नहीं है, आपका मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ के ऊपर क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। अगर आपकी v की वैल्यू रहेगी तो इसका मतलब l की भी वैल्यू कोई ना कोई निकल कर आएगी, और ये जो l आपका निकल कर आएगा ये होगा लोवेस्ट एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि J=0 के लिए आपका मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा तो मूव नहीं कर रहा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप J=1 पर आओगे, क्योंकि J=0 के बाद क्या है, J=1 है, और J=1 पे v जो है वो वैल्यू देगा, आपकी जो वेलोसिटी उसकी कोई वैल्यू होगी। अगर इसकी कोई वैल्यू होगी तो एंगुलर मोमेंटम की कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू होती है लोवेस्ट एंगुलर मोमेंटम। और इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका मॉलिक्यूल, आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल किस रोटेशनल क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग लोवेस्ट एंगुलर मोमेंटम देता है। वहाँ पर ऑप्शन होगा J=0 के लिए, J=1 के लिए, J=2 के लिए, J=3 के लिए। तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे J=0 लगा सकते हैं, लेकिन J=0 के ऊपर तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो लोवेस्ट की बात हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आपका मॉलिक्यूल रोटेट ही नहीं कर रहा। अगर वो रोटेट ही नहीं करेगा तो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट जनरेट ही नहीं होता है। अगर रोटेशन मोशन नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम की बात ही हम लोग नहीं करेंगे। रोटेशन मोशन स्टार्ट होता है J=1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो J=1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या रहने वाला है, लोवेस्ट एंगुलर मोमेंटम रहने वाला है। इसका मतलब J=0 पे E 0 होता है, मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल। J=1 के ऊपर आपका E क्या होता है, 2b होता है, मॉलिक्यूल रोटेट एंड इट हैज़ लोवेस्ट एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली टीफर के अंदर आ सकता है, या फिर CSIR नेट के अंदर MSQ के अंदर दे देगा, या फिर गेट के अंदर भी अब MSQ आने लग गए हैं तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन सब आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो CSIR नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर आए हुए हैं। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ कुछ कंडीशंस पढ़ी है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस देखा है, एक फॉर्मूला याद किया 2b इंटू में J+1, और उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, नेट के अंदर भी आए हुए हैं, गेट के अंदर भी आए हुए हैं, और अभी भी क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल AB एनर्जी फॉर रोटेशन ट्रांजिशन फ्रॉम J=0 टू J=1 स्टेट इज 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। द एनर्जी फॉर द रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम J=3 टू J=4 इज। अब यहाँ पर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर किस तरीके से आप उसे अप्रोच करोगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। आपके पास जो यहाँ पर पहला ट्रांजिशन है वो कहाँ पर है, J=0
0 से J इक्वल टू 1 है। 0 और 1 क्या होते हैं? सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है? J इक्वल टू 3 से J इक्वल टू 4 के बीच में निकालना है। 3 और 4 भी क्या है? सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स का बड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास बड़े वाला रोटेशन क्वांटम नंबर होता है उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, किससे? 2b से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला आपके पास केस क्या है? यहाँ पर 0 से 1 वाला केस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और 3 से 4 वाला केस मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 0 से 1 में क्या आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ा क्वांटम नंबर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पास बड़ा क्वांटम नंबर क्या है? 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं? 2b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर एनर्जी निकल जाएगा मेरे पास, 2b एनर्जी निकल कर आ जाएगी। उसके बाद 3 और 4 में बड़ा क्या है आपके पास? 4 बड़ा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? 2b से मल्टीप्लाई करोगे। क्या निकल जाएगा यहाँ पर? 8b निकल कर आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 1 स्टेट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो आपको गिवन है 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 2b आपको गिवन है 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स और आपसे क्या पूछ रहा है? वो 8b पूछ रहा है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग 8b क्या लिख सकते हो? 4 इंटू में 2b लिख सकते हो और 2b की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 4 इंटू में 3.9। जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, अपना सही आंसर आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हो। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। CSIR नेट 2012 का एक क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स के अंदर आया है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर। लेकिन यही क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है। मुश्किल कब हो जाएगा? जब इसके अंदर वो क्या डाल दे? यूनिट कन्वर्जन डाल दे। और यूनिट कन्वर्जन वो कहाँ डालेगा? गेट के एग्जाम में डालेगा, क्योंकि गेट के बाद आपके पास क्या होता है? कैलकुलेटर होता है। सेम क्वेश्चन है, बस यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? द J इक्वल टू 0 to 1 आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है। रोटेशनल ट्रांजिशन फॉर HBr अकर्स एट 500.72, ये मैंने लिखा हुआ है 500.72 गीगाहर्ट्ज। Assuming the molecule to be rigid rotor, the J is equal to 3 to 4 transition occur at। एकदम सेम क्वेश्चन है। 0 से 1 के लिए क्या होता है? 2b होता है। आपको पता है 3 से 4 के लिए क्या होगा आपके पास? 8b होगा। तो यहीं आपको 2b गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है? 8b पूछा गया है। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है ये गीगा हर्ट्ज में गिवन है। और अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सारे किस में हैं भाई? सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। गीगा हर्ट्ज को आपको कहाँ बदलना पड़ेगा? गीगा हर्ट्ज को बदलो आप लोग कहाँ पर? हर्ट्ज में। हर्ट्ज जब किसके बराबर होता है? सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से आप लोग सेकंड इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर प्लैंक्स इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। वो इक्वेशन आपके सामने है। आपको पता है कि लैम्बडा इंटू में म्यू क्या होता है? सी के बराबर होता है। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? म्यू क्या होता है? सी इंटू में वेव नंबर होता है। ये क्या है आपके पास? सेंटीमीटर इनवर्स है। ये आपके पास क्या है? सेकंड इनवर्स है। तो अगर सेकंड इनवर्स को, अगर आप लोग सेंटीमीटर इनवर्स को सेकंड इनवर्स में बदलना चाहते हो, आपको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, अगर आप लोग सेकंड इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना चाहते हो, आपको यहां पर सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कब आपको यूनिट कन्वर्जन करना है और कैसे आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। सेकंड इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए आपको यहाँ पर सी से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आपका आराम से यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जो भी आपका आंसर निकल कर आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आंसर का पता चल जाए और आपका भी आंसर क्रॉस चेक हो जाए, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो इस क्वेश्चन को करके देखिए, बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया था। 2b आपको गिवन है, आपसे क्या पूछा गया है? 8 भी पूछा गया है। गेट में यूनिट कन्वर्जन आ गया, नेट में यूनिट कन्वर्जन नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट कन्वर्जन नेट के अंदर आ नहीं सकता। यूनिट कन्वर्जन नेट के अंदर भी आ सकता है। वो आपको कैलकुलेशन इस तरीके से बनाकर दे देगा कि आपको कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी, लेकिन यूनिट कन्वर्जन नेट के अंदर भी आ सकता है। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। इसको भी हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन में पढ़ेंगे, सिलेक्शन के अंदर नहीं पढ़ेंगे, इसको यहीं पढ़ेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किसने स्टार्ट किया था? ये आपके पास गिलमैन ने सबसे पहले किया था कि अगर आप लोग मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे? आपके पास 2 एटम होंगे। अगर मैं किसी एक एटम को रिप्लेस करके उसका क्या लगा दूं? आइसोटोप लगा दूं,
तो आपके एनर्जी के एक्सप्रेशन के ऊपर क्या चेंज होगा, या फिर आपके पास रोटेशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या चेंज होगा, उसको सबसे पहले रीड किसने किया था? गिलमैन ने किया था। गिलमैन को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, गिलमैन रिएजेंट को भी, तो उसका यहाँ पर भी काम है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी उसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। उसने क्या किया, मैं इसको स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ पहले तो। व्हेन ए पर्टिकुलर एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप्स देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब भी मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉन्ड है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपके पास? Br लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस H को यहाँ से निकाल के क्या लगा दिया? यहाँ पर आपने ड्यूटेरियम को लगा दिया, यानी कि आपने H क्या लगा दिया? H के आइसोटोप को आपने यहाँ पर लगा दिया। तो क्या इस बॉन्ड लेंथ के अंदर कोई चेंज होता है? नहीं होता है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन ए पर्टिकुलर एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप्स देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर मैं आइसोटोप को लगा रहा हूँ तो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज the bonding is produced by electronic configuration and nuclear charge which does not change on isotopic substitution। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने खूब पढ़ा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर जो आपकी न्यूक्लियर चार्ज है, तभी तो वो आपके पास अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, और जो आपके पास वैलेंस शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो जो बॉन्डिंग हो रही है उसी के बाद क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और जो बॉन्डिंग आपके पास हो रही है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या फिर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोटॉप्स में सेम ही होती है। अगर आप लोग हाइड्रोजन की बात करोगे तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम की बात करोगे उसमें भी क्या है आपके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या आपके पास सेम ही है। एक प्रोटॉन वहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है। आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता है, और न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ने से ना तो न्यूक्लियर चार्ज में कोई चेंज होगा, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कोई चेंज होगा। तो अगर चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा तो बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ए चेंज इन टोटल मास अकर्स। ऑफ कोर्स जब भी आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाओगे तो आपको पता है कि ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन को हटाकर ड्यूटेरियम को लगाया तो इस मॉलिक्यूल का जो ओवरऑल मास है, जो रिड्यूस मास है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस केस में क्या है? बढ़ रहा है, क्योंकि आपने H की जगह क्या लगाया? ड्यूटेरियम को लगा दिया। अगर आपने ड्यूटेरियम की जगह वापस से H लगाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? आपका मास घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? On isotopic substitution, a change in total mass occurs and hence moment of inertia changes and thus value of B changes that affects the line spacing। देखिए आप लोग क्या करने वाले हो, आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा निकल कर आएगा, आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकल कर आएगा, और उस रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर आप लोग किस चीज़ को देखते हो? आप लोग स्पेक्ट्रल लाइन के डिफरेंस, उसके बीच में डिफरेंस क्या है उसको देखते हो। आपने देखा कि रिजिड टोटल केस के अंदर आपका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 2b के बराबर है। उस डिफरेंस की वैल्यू को लेकर आप लोग क्या करते हो? 2b को क्या करते हो? उस डिफरेंस के बराबर कर देते हो, और b से क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पर? h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर i कर दोगे, और यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हो i की जगह h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू r स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालते हो? अपने r को निकाल लेते हो। तो अगर आप लोगों ने अपने बॉन्ड के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर से एक एटम को हटाकर आपने उसका हैवियर आइसोटोप लगा दिया, तो इसका टोटल जो रिड्यूस मास है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका टोटल रिड्यूस मास इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या? म्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका म्यू इंक्रीज हो जाएगा तो सीधे उसका क्या हो जाएगा? बी भी चेंज हो जाएगा। अगर बी चेंज हो गया तो आपके पास स्पेक्ट्रा के अंदर जो डिस्टेंस है लाइन का, वो स्पेसिंग भी क्या हो जाएगी? आपके पास चेंज हो जाएगी। इसका मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मैथमेटिकली क्या हो गया, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो गिलमैन ने एक्चुअली में जिस कंपाउंड के ऊपर उसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। मैथमेटिकल को पता है कि जो आपका बी है वो क्या होता है? h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई होता है। यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो? h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है कि i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बस म्यू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर म्यू क्या है? रिड्यूस मास है, r क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इसका मतलब जो आपका b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? 1 अपॉन में म्यू आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके मॉलिक्यूल के
रिड्यूस मास इंक्रीज हो गया। अगर आपका म्यू इंक्रीज हो जाएगा तो आपका बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका बी कम हो गया इसका मतलब क्या, जब आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा तो स्पेक्ट्रा के अंदर जो आपके पास, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास जो लाइनें आ रही थी इसके बीच का गैप क्या आपके पास क्या है, 2b का गैप है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किया और उसका रिड्यूस मास इंक्रीज हो गया तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, जो आपके पास ये स्पेसिंग है ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसका क्या बोल रहा हूँ, 2b डैश बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जो आपका b डैश है वो आपका क्या है, b से कम है। अगर आपने किसी एक एटम को हटाकर उसकी जगह हैवियर एटम को लगाया तो उसका रिड्यूस मास इंक्रीज हो जाएगा, म्यू के बढ़ने से आपका जो बी है वो कम हो जाएगा। और बी के कम होने का मतलब क्या है कि जो आपका स्पेक्ट्रा है उसके बीच में जो आपके पास स्पेसिंग है लाइंस के बीच में वो भी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। इफ़ आर इज फिक्स्ड देन बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर म्यू बढ़ेगा तो बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको आप लोग उल्टा भी बोल सकते हो, अगर म्यू आपका घटेगा तो आपका बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब गिलमैन ने किस मॉलिक्यूल को लिया था उसकी बात कर लेते हैं, उसका स्पेक्ट्रा में क्या चेंज आया था उसकी भी बात कर लेते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले राइट तो गिलमैन ने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया था। गिलमैन ने CO को लिया सबसे पहले, उसके बाद जो कार्बन है उसके आइसोटोप को यहाँ पर चेंज कर दिया। उसने क्या ले लिया, कार्बन 13 को यहाँ पर ले लिया। तो जब उसने देखी स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस CO के केस के अंदर, यानी कि जब आपने क्या लिया, कार्बन का 12 वाला आइसोटोप लिया, तो उस केस में जो स्पेसिंग थी क्या थी मेरे पास, 3.84 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर थी। लेकिन जैसे ही उसने कार्बन एटम की जगह कार्बन का आइसोटोप लिया, 13 आइसोटोप उसने ले लिया, उस केस में देखा कि जो आपके पास स्पेसिंग आई है स्पेक्ट्रा की, उसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। वो डिक्रीज होनी भी थी, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर कार्बन का हैवी आइसोटोप लिया, इसका जो म्यूज रिड्यूस मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इसका रिड्यूस मास इंक्रीज हो गया तो उसका जो बी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हैवियर स्पीसीज विल शो अ स्मॉलर सेपरेशन बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस देन द लाइटर वन, इट वाज फाउंडेड बाय गिलमैन। और ये उसमें एग्जाम्पल भी है, तो उस एग्जाम्पल को आप लोग ऐसे याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि आपके पास जो 12 CO है उसका आपके पास स्पेसिंग कितनी होती है और 13 CO क्या है उसकी स्पेसिंग कितनी होती है। सिर्फ इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को याद रखो क्योंकि इसी के ऊपर क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था। राइट तो अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले को कि अगर आपके पास मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। इफ ऑन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन the new reduced mass is mu dash and the new rotational constant is b dash, then b dash is inversely proportional to क्या होगा, 1/mu mu dash होगा। जैसे ही आप क्या कह रहे थे आप लोग बोल रहे थे कि b जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के बराबर है। तो इसका मतलब जो आपका b डैश है वो भी आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, म्यू डैश के। तो इसको आप लोग क्या बोल दो, इसको आप लोग बोल दो इक्वेशन 1, इसको आप लोग क्या बोल दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट b डैश अपॉन में b इक्वल टू म्यू डैश अपॉन में म्यू डैश। दोनों को मैंने क्या कर दिया, सिंपली डिवाइड कर दिया है। यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो, बी डैश म्यू डैश इक्वल टू बी म्यू। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, इसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट के अंदर भी, नेट के अंदर भी, टीफर के अंदर भी, और क्वेश्चंस इस इक्वेशन के ऊपर से आने वाले साल के अंदर भी आ सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, बी डैश म्यू डैश इक्वल टू बी म्यू। तो इस इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करा देता हूँ आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है गेट 2002 का। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। द स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइन ऑफ HF इज 40 सेंटीमीटर इनवर्स। द कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन द रोटेशनल लाइन्स इन DF इज अप्रोक्सीमेटली। उसने क्या किया है, उसने HF की जो स्पेसिंग है वो उसने गिवन है, कितनी गिवन है, उसने क्या दे दिया आपको, 40 सेंटीमीटर इनवर्स दे दी है। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पर H को हटाकर ड्यूटेरियम को ले लोगे तो DF के केस के अंदर आपके पास जो स्पेसिंग है उसकी जो स्पेसिंग है ये कितनी आ जाएगी। तो एक बात तो पक्की है कि 40 से तो वो कम ही होगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया। अगर आप लोगों ने यहाँ पर हैवियर आइसोटोप लिया है तो इसका जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर म्यू बढ़ गया तो उसका जो बी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि वो 40 से क्या होने वाली है, आपके पास कम ही होने वाली है। तो सी ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन भी कट जाएगा, बच गए 2 ऑप्शन। और दोनों के बीच में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर इनवर्स है और क्या है, 30 सेंटीमीटर इनवर्स है। और आपसे पूछा भी क्या हुआ है,
अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन को इग्नोर भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है, यहाँ पर उसने आपको गिवन है एच एफ आपको गिवन है और स्पेसिंग कितनी गिवन है आपके पास 40 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये किसके बराबर आपके पास होगी, ये बराबर होगी आपके पास किसके 2b के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है कि स्पेक्ट्रल लाइन के बीच जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है आपके पास 2b के बराबर होता है। उसके बाद आपको निकालनी है कि आपके df के लिए आपका जो 2b डैश निकल कर आएगा ये आखिर कितना निकल कर आएगा। तो आपको 2b पता है, आपको ये पता है कि क्या पता है आपको कि b इंटू में म्यू इक्वल टू क्या होता है b डैश म्यू डैश होता है। अब म्यू आपको पता चल जाए, म्यू तो आपको मॉलिक्यूल के नाम से पता चल जाता है। अगर आपके पास HF है तो आपको इसका म्यू भी पता है, अगर आपके पास DF है तो आपको इसका म्यू भी पता है। B आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ B डैश निकालना है। B डैश निकालने के बाद आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि रोटेशन लाइन के बीच में आखिर डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस के बराबर होता है आपके पास 2b के बराबर होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस के बराबर आपके पास 2b डैश के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन का यूज कर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, b डैश निकालेंगे। उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास df है उसकी लाइन की स्पेसिंग भी आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, मैंने बता दिया किस तरीके से होगा, आप लोग कर देख लीजिएगा। जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गेट 1994 का। इस ज़माने में गेट के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी नहीं है, यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पर रोल आएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आपको करनी है, किसकी वैल्यू आपको किस यूनिट के अंदर लेनी है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ HI molecule is 1.627 ampere. Calculate the rotational spectral frequency for the following transition. J is equal to 0 से J is equal to 1 के लिए निकाल दो, J is equal to 1 से J is equal to 2 के लिए निकाल दो, J is equal to 2 से J is equal to 3 के लिए निकाल दो। आपको सिर्फ और सिर्फ HI मोलिक्यूल का क्या गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है। अगर आपको HI पता है तो इसका मतलब क्या आपको म्यू भी पता है। तो आपको दो चीज़ें गिवन है, आपको म्यू पता है और आपको क्या पता है R पता है। और आप उसने क्या पूछ लिया कि J is equal to 0 से J is equal to 1 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, किस रोटेशनल स्पेक्ट्रल की फ्रीक्वेंसी क्या निकल, आपको पता है कितनी होती है आपके पास यहाँ पर 2b होगी। कैसे निकालते हो आप लोग, इसमें हायर क्या है आपके पास 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 2b से। सबसे पहले आपको देखना है कि सक्सेसिव है भी या वो सक्सेसिव नहीं है। सक्सेसिव तो ये है, 0 1 क्या है सक्सेसिव है, 1 2 क्या है सक्सेसिव है, 2 3 क्या है सक्सेसिव है। तो क्या करना है, बड़े वाले को उठाओ 2b से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 2b आ गया। बड़ा क्या है 2 है तो 2b से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 4b आ जाएगा। इसमें बड़ा क्या है 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 6b आ जाएगा। तो आपको 2b निकालना है, आपको 4b निकालना है और आपको क्या निकालना है 6b निकालना है। तो सिर्फ 2b निकल जाए, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4b भी आ जाएगा, फिर उसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करके निकल जाए आपके पास 6b भी निकल जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक ही निकालना है, बाकी दोनों तो आपके आराम से निकल जाएंगे। और अब इस एक को आप लोग कैसे निकालोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, J इक्वल टू 0 J इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या निकल आएगा 2b निकल कर आएगा। आपको निकालना किस में फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर b की वैल्यू किस में लोगे, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही लोगे। 2b इज इक्वल टू 2 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर i। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर i ले रहे हो तो मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, b की वैल्यू को जूल में ले रहे हो। लेकिन आपको b की वैल्यू को यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर लेना है, क्योंकि आखिर आपको निकालना ही उसी के अंदर। आप लोग स्टार्टिंग से क्या करो, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ही लेकर चलो। तो करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पर h c से डिवाइड करोगे, इस h से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास 2 इंटू में h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू में क्या सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर आ गया। और इसी में आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता है तो इसकी कोई टेंशन है नहीं। 8 क्या है कांस्टेंट है, आपको पता है इसकी वैल्यू कोई टेंशन नहीं है। 2 क्या है कांस्टेंट है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। पाई क्या है कांस्टेंट है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। c क्या है कांस्टेंट है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। वेरिएबल क्या बच गया आपके पास, i बच गया। i क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कैसे निकालते हो, म्यू इंटू में r स्क्वायर। अब अगर आपको म्यू पता चल जाए, r पता चल जाए तो आपका आराम से b भी निकल जाएगा। अब म्यू तो आप लोग आराम से निकाल दोगे, मॉलिक्यूल गिवन है, क्या गिवन है मॉलिक्यूल आपको, HI आपको मॉलिक्यूल गिवन है तो ये भी आपको गिवन था। R क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो ये भी आपको गिवन है। इसका मतलब I भी आपको गिवन है, सिर्फ आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी थी और यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना था। क्वेश्चन गेट का है तो कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल नहीं होती है कैलकुलेटर यूज़ करके, लेकिन किस पार्ट को आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उसी के लिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आप लोग पुट करो। 2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया,
एच की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6.62 × 10⁻34। क्या यूनिट क्या होती है इसके यहाँ पर? जूल सेकंड होती है। उसके बाद नीचे क्या है 8 है, एज लिख दिया। पाई की वैल्यू क्या रख दी 3.14 का स्क्वायर इनटू में आई क्या होता है आपके पास? आई आपके पास होगा म्यू इनटू में आर स्क्वायर। और म्यू क्या होता है डायरेक्ट मॉलिक्यूल के लिए आपके पास? m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है वो क्या आपके पास? HI मॉलिक्यूल आपको गिवन है। HI मॉलिक्यूल आपको गिवन है, तो मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? HI है। तो H का मास कितना होता है? 1 होता है। I का कितना होगा आपके पास? 127 होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। क्या निकल जाएगा मास? 1 इनटू में 127 अपॉन में 1 प्लस 127। अब अगर आप लोग इस कैलकुलेशन करने बैठोगे तो क्या निकल जाएगा पास? ये 127 अपॉन में क्या? 128। तो इस रेशियो को कैलकुलेट करने से अच्छा आप क्या कर सकते हो? इसको 1 ही मान सकते हो। वैसे भी कैलकुलेटर आपके पास है तो अच्छे से कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप आंसर, लेकिन आंसर के ऊपर सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 127 अपॉन 128 लगभग सेम ही नंबर है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पर इसको 1 भी लेकर चल दोगे तो आप लोग यहाँ पर इसको 1 मान सकते हो। एक ये वाली बात जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद जो आपका ये मास निकला है, ये आपका मास निकला है ग्राम पर मोल के अंदर, और आपको इसको चेंज किस में करना पड़ेगा? किलोग्राम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया? 8 एज इट इज रख दिया। पाई की वैल्यू को मैंने एज इट इज रख दी। म्यू आर स्क्वायर, ये क्या आपके पास? म्यू है। ये पूरा क्या है? म्यू है। ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि आप इसे क्या करना चाहते हो? kg में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये आपके पास क्या है? म्यू है। उसके बाद आप लोग क्या पुट करने वाले हो? आर का स्क्वायर। आर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था, क्या गिवन है? 1.627 एंगस्ट्रॉम। इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग? मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे। मैंने इसको क्या कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1.627 10⁻⁻10 इंटू में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? इंटू में सी। अब सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। अब इस स्पीड ऑफ लाइट को आपको लेना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर। वैल्यू क्या है? 3 इंटू में 10⁻10 मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर किन किन चीज़ों को किस किस में लिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट का आपको यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, यूनिट वाइज आके मैंने यहाँ पर किस चीज़ को कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है? एच है, यानी कि क्या है आपके पास? प्लैंक कॉन्स्टेंट है। उसकी यूनिट आपके पास क्या होती है? जूल सेकेंड होती है। उसके बाद 8 की कोई यूनिट नहीं होगी, पाई की कोई यूनिट नहीं होगी। आई आपके पास क्या होता है? म्यू इंटू में आर स्क्वायर होता है। म्यू आपके पास क्या है? किलोग्राम के अंदर है। आर मैंने किस में लिया है? मीटर में लिया। तो क्या बन जाएगा ये? किलोग्राम इंटू में मीटर का स्क्वायर। इंटू में क्या आपके पास आएगा? तो मैंने यहाँ पर आई को काट दिया है, क्योंकि मैंने आर की म्यू की वैल्यू भी रख दी है और आर की वैल्यू भी रख दी है, तो मैंने आई को यहाँ पर काट दिया। उसके बाद आपके पास क्या बच गया? सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। इसको मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर लेना ही पड़ेगा। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसकी क्या कर दी? सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड में आप बोलेगा क्या कहते हैं? उसको यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। तो नोट्स में आप एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा और इस सेकंड को मैंने क्या कर दिया? ऊपर जाकर मैंने क्या बना दिया? सेकंड का स्क्वायर बना दिया। तो इसको भी आप लोग नोट्स के अंदर करेक्शन कर लेना। यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड से का स्क्वायर आएगा। उसके बाद आपको पता है कि जूल सेकंड का स्क्वायर बराबर होता है किसके? किलोग्राम मीटर के स्क्वायर के। तो आप लोग यहाँ पर किलोग्राम मीटर के स्क्वायर को किसके बराबर कर सकते हो? जूल सेकंड के स्क्वायर के बराबर कर सकते हो। यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हो। तो जैसे ही आप लोगों ने इनको काट दोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 अपॉन में सेंटीमीटर बच जाएगा। इसका मतलब आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा, और आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको मास की वैल्यू जो है वो किलोग्राम में लेनी है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपको मीटर के अंदर ही लेनी है, लेकिन जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है उसको आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी सेंटीमीटर के अंदर। अगर आपका आंसर किस में निकल कर आ रहा है? सेंटीमीटर इनवर्स में निकल कर आ रहा है। अगर आपको जूल के अंदर आना चाहिए तब भी आपको स्पीड ऑफ लाइट को सेंटीमीटर इनवर्स में ही लेना सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, और सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर निकालने के बाद उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा को पढ़ते वक्त यूनिट्स को पुट करते हो तो प्लैंक कांस्टेंट आएगा जूल सेकंड के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर के साथ, और स्पीड ऑफ लाइट आएगी आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ। तो ज़्यादा कुछ भी खास इसमें याद नहीं रखना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सब चीज़ों का ध्यान रखा तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक करेक्शन आप लोग यहाँ पर नोट्स में ज़रूर कर लेना कि लास्ट में यहाँ पर जो यूनिट वाइज है यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? जूल सेकंड का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? आपके पास स्क्वायर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 जूल आपके पास क्या होता है?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 जूल सेकंड क्या होगा आपके पास, केजी मीटर का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। हर वक्त यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को पढ़ते वक्त। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कुछ गेट के अंदर आए हुए हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर फॉर द फर्स्ट रोटेशनल ट्रांजिशन J = 0 to 1 in D35Cl, द DCl बॉन्ड लेंथ इज 120 पिकोमीटर। सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल का नाम गिवन है DCl और Cl जो आइसोटोप है उसका मास भी गिवन 35 वाला मास लेना है यहाँ पर इसको। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, म्यू को निकाल लोगे, R आपको यहाँ पर गिवन है। उसके बाद आपको सेम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। J = 0 से 1 के लिए क्या होता है आपके पास, 2b के बराबर होगा। और 2b क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 × में h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई। ये लिखा मैंने जूल के अंदर। अब क्वेश्चन में उसने नहीं गिवन है कि इसको जूल में निकालना है, किस में निकालना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इन वेव नंबर, और वेव नंबर किस में होता है आपके पास, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक h को हटा के नीचे कर दोगे, c कर दोगे। तो ये सेम क्वेश्चन मांगे जैसा मैंने अभी किया है, सेम वैल्यू को पुट करना है, बट यूनिट का ध्यान रखना है। h किस में होगा, जूल सेकंड के अंदर होगा, 8 पाई स्क्वायर, आई क्या होगा, म्यू आर स्क्वायर। म्यू किस में, किलोग्राम में, आर किस में, मीटर में, और सी किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो वैल्यूज को अच्छे से पुट करो, सारी वैल्यूज को पुट करो। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। क्वेश्चन किसका है, गेट का है। और कैलकुलेशन का जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए 94 के और 96 के। बहुत पुराने क्वेश्चन थे जिस टाइम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गेट 2008, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल XY हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मास गिवन है, केजी के अंदर ही मास गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है, पिकोमीटर के अंदर वो गिवन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सेंटीमीटर में से पूछा है, रिक्वायर्ड टू रोटेशनली एक्साइट द मॉलिक्यूल फ्रॉम J = 0 to J = 1। सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। J = 0 से J = 1 में आने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, 2b निकालना पड़ेगा। सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा तो क्या पुट करोगे, 2 × में h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर IC पुट करोगे। h की वैल्यू क्या लिखोगे, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। 8 पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है। I क्या है, म्यू आर स्क्वायर है। म्यू भी आपको गिवन है, आर भी आपको गिवन है। म्यू की वैल्यू केजी में गिवन है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर की वैल्यू गिवन है पिकोमीटर के अंदर, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसको किस में लोगे आप लोग, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर लोगे। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी है कि जो भी आपके पास यूनिट कन्वर्जन है उनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और रोटेशनल कांस्टेंट को अगर आप लोग जूल में निकालोगे तो आपको लेना पड़ेगा h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई। रोटेशनल कांस्टेंट को अगर आप लोग सेंटीमीटर इनवर्स में निकालोगे तो जूल वाली वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा hc से, और आपका b बन जाएगा h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर IC। अगर आप लोग b की वैल्यू को सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना चाहते हो तो आपको जूल वाली वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ h से, और आपका वैल्यू बन जाएगी b = h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर इंटू में i। ध्यान रखिए, जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में जा रहे हो, डिवाइड करना है hc के साथ। जूल से आप लोग सेंटीमीटर इनवर्स में जा रहे हो, डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ h के साथ। और इसी तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन याद करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लास मैंने अलग से लिया है और आज भी मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया। तो आज हम लोगों ने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस के अंदर बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन को समझा है। दो कंडीशन बच गई है, सिलेक्शन रूल और आपके पास बच गया है पॉपुलेशन रेशो। ये दोनों कंडीशन छोटी है, ये दोनों आपके पास नेक्स्ट के अंदर कवर हो जाएगी। आज हमने बोर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो दो कंडीशन पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो पॉपुलेशन रेशो, उसके बाद आपका रोटेशन स्पेक्ट्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। क्वेश्चंस का ट्राई कर देख सकते हो आप, रोटेशन स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन आपके होने लग जाएंगे। सिलेक्शन रूल आपको डायरेक्टली याद करना है, भले ही मैं आपको प्रूव कराऊंगा कि वो डेल्टा J = +-1 कैसे आया, लेकिन वो तो आपको याद है ही। और पॉपुलेशन रेशो आप लोगों ने पढ़ लिया है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो आप लोग रोटेशन स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर पाओगे, प्योर रोटेशन वाले। रोटेशन नंबर वाले बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बात कर रहा हूँ रो वाइब्रेशन वाले। सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग आराम से कर पाओगे। प्योर रोटेशन की एक ही एप्लीकेशन है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालना। उसको निकालते हो आप लोग b की हेल्प से। b आपको पता चल जाएगा स्पेक्ट्रल एंगल के डिफरेंस की वजह से, तो आराम से आप लोग
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ को शेयर कर देना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपकी सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।